व्लॉगर बहू की सफलता। नेहा एक कंपनी में जॉब किया करती थी। महज 15,000 की नौकरी में वो बहुत मेहनत करती थी, लेकिन इसके बावजूद उसका बॉस हमेशा उसे आए दिन किसी न किसी चीज को लेकर सुनाया करता था। वो हमेशा अपनी ऑफिस लाइफ से परेशान थी। ऑफिस के बाद जब वो घर जाती तब उसकी सास की चिक चिक से वो अलग ही परेशान रहती थी। ऐसे ही एक दिन नेहा ने सोच लिया कि क्या उसे जॉब नहीं करनी चाहिए। वो अपने कंपनी में रिजाइन देकर घर आ जाती है। इस बात के बारे में जब उसकी सास को पता चलता है तो उसकी सास नेहा से बोलती है, महारानी जॉब छोड़कर आ गई। आखिर रिजाइन देने से पहले तूने किसी से पूछा? अब ये घर कौन चलाएगा, तेरा बाप? माँ जी, जितना प्रेशर आप मेरे ऊपर बनाती है ना, अगर उतना ही प्रेशर अगर अपने बेटे के ऊपर बना लिया होता तो शायद आज आपको ना मुझे बाहर जॉब पर भेजने की जरूरत नहीं होती। तो तू कहना क्या चाहती है? अगर मेरा बेटा बाहर काम नहीं करता तो तू उसे यहाँ से हटा देगी? अरे इस घर में हम तुझे रख रहे हैं, यही बहुत है। और एक बात हमेशा याद रखना, इस घर में अगर पैसे कमा कर नहीं लाएगी तो तेरा इस घर में कोई काम नहीं है, यहाँ से जा सकती है। माँ जी, मैं अभी अभी आई हूँ, घर में 10 मिनट भी नहीं हुआ है मुझे, और आपने मुझे सुनाना शुरू कर दिया। आपको पता है मेरे दिमाग में कितना कुछ चल रहा है। मैं भी परेशान हूँ। अभी चाहती हूँ कि एक परमानेंट जॉब मुझे मिल जाए जिससे मैं अपनी सारी चीजों को मैनेज कर पाऊँ, लेकिन आप हो कि मुझे सपोर्ट करने के बजाय हमेशा मुझे परेशान किया करती हो। तेरे से तो बहस करना बेकार है। हमारी यही बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अभी मेरा दिमाग बहुत खराब है और मुझसे बहस करना आपके लिए बहुत बेकार होगा, तो चुपचाप अपने कमरे में जाकर आप आराम करो। सास मुंह बनाकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है। नेहा परेशान होकर फोन चलाने लगती है। अचानक से नेहा को YouTube पर ब्लॉग बनाने का आइडिया आता है, लेकिन उसे कोई कंटेंट नहीं मिल रहा था। मुझे किसी का नौकर नहीं बनना, अब चाहे जो भी हो जाए मुझे खुद का चैनल बनाना है YouTube पर और इसी से मेहनत करना है, क्योंकि ये समाज ना ऐसे कोई नहीं समझता जैसे कि हम कोई बेकार चीज हो। हमारे बस की कुछ नहीं है, लेकिन अब ये मुझे प्रूव करना होगा कि हम औरतें सब कुछ कर सकती हैं। नेहा YouTube पर अपना चैनल क्रिएट करती है जिसमें वो अपने डेली ब्लॉग लोगों के साथ में शेयर करती है। अब देखते ही देखते कुछ महीने गुजर जाते हैं, लेकिन नेहा को डेली ब्लॉग में कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, जिस वजह से वो बहुत परेशान थी। ऐसे ही एक दिन नेहा की सास उससे बोलती है, अरे बाहू देख, मैं जानती हूँ कि तू घर को अकेले ही चलाती है, लेकिन तू अब खुद सोच, जब से तूने जॉब छोड़ी है तब से तूने एक भी बार किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए नहीं गई है और ना ही कहीं ट्राई किया है। बस सारा दिन ये मोबाइल फोन लेकर पता नहीं क्या करती रहती है। तुझे पता है घर का बैंक बैलेंस धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। तेरे पति से तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसे बोलते बोलते तो मैं थक चुकी हूँ, इसलिए अब जो उम्मीद है वे तेरे से ही है मुझे। माँ जी, आप चिंता मत करो, मैंने एक जगह बात की है, कल से जाऊंगी वहाँ पर काम करने के लिए। YouTube पर भी मैंने चैनल बनाया था जिसमें मैं अपना डेली व्लॉग डालती थी, लेकिन लोगों का कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है मुझे, इसलिए मैं अपना कंटेंट बदल कर कुछ और करना चाहती हूँ। नेहा खाना बहुत अच्छा बनाती थी, उसे तरह तरह की रेसिपी बनानी आती थी। अब नेहा एक घर में खाना बनाने का काम करने के लिए जाती है। उस घर में सभी नेहा के हाथ के खाने की बहुत तारीफ करते, सबको खाना बहुत पसंद था। सभी लोग आए दिन उससे तरह तरह के पकवान बनवाया करते थे। ऐसे ही एक दिन नेहा अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन, आज मैं अंडा करी बनाऊं? हाँ नेहा, तेरा जो दिल करे तू वो बना। वैसे ही तेरे हाथ में इतना जो टेस्ट है ना, जो हमें बहुत पसंद आता है, और अलग अलग रेसिपी बनाकर तू हमें खिलाती है, ये तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। दरअसल नेहा ने YouTube पर हाल ही में खाना बनाने का चैनल शुरू किया था। अब खाना बनाने के लिए नेहा को अलग अलग रेसिपी चाहिए थी। नेहा जहाँ काम करने जाती थी वहाँ पर रोज नई नई रेसिपी बनाई जाती थी और वो सारी रेसिपी YouTube पर शेयर किया करती थी। लोगों को नेहा की रेसिपी बहुत पसंद आ रही थी और बहुत ही कम समय में नेहा का चैनल मोनेटाइज हो जाता है। और ऐसे ही एक दिन नेहा
फिर से अपने मालकिन को कहती है, मालकिन, आज गाजर का हलवा बनाओ। ठीक है नेहा, लेकिन जल्दी बनाना, आज बहुत भूख लग रही है। नेहा किचन में जाती है और गाजर का हलवा बनाना शुरू करती है। एक साइड वो गाजर का हलवा बना रही थी तो दूसरी साइड फोन से वो रेसिपी शूट कर रही थी। तभी वहां पे मालकिन की बड़ी बेटी चित्रा आती है। चित्रा नेहा को ये सब करते हुए देख लेती है और थोड़ी ही देर में नेहा सभी को गाजर का हलवा सर्व करती है। सभी को गाजर का हलवा तो बहुत पसंद आता है, लेकिन चित्रा गुस्से में नेहा से बोलती है, नेहा मैडम, अब आपको यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो आपका YouTube चैनल चल चुका है। अब आपकी इनकम भी वहाँ से अच्छी आ रही होगी। ये क्या कह रही है चित्रा मैडम आप? वही जो आप सुन रही हैं। आप हमारे घर की रेसिपी YouTube पर लोगों को बता रही हैं। इसके बारे में आपने हमसे पूछा भी नहीं। मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया। और रही बात रेसिपी की, ये रेसिपी तो मेरी है। मैं जो काम करती हूँ मैं बस YouTube पर लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की है। सबको हक है अपने काम करने का। हाँ तो ठीक है, अपने घर जाकर ये काम करो, यहाँ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो यही सही। नेहा वहां से जा ही रही थी कि तभी नेहा की मालकिन उसे रोकते हुए कहती है, अरे नेहा, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटी सोच होती है ऐसे लोगों की, जो ये सोचते हैं कि तुम हमारे लिए बंधुआ मजदूर हो। अगर तुम हमारा काम कर रही हो तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता एक्स्ट्रा अर्निंग करने का। बल्कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम अगर हमारे साथ रहकर अपने YouTube चैनल को ग्रो करना चाहती हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम तो चाहते हैं कि तुम एक अच्छी जानी मानी ब्लॉगर बन जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन, सच में आप बहुत अच्छी हैं। अगर इस समाज में सभी की सोच आप जैसी हो जाएगी ना, तो लोग अपने साथ काम कर रहे हर इंसान को बढ़ावा देंगे कि वे आगे बढ़ सके। नेहा अपनी मालकिन का शुक्रिया अदा करती है। अब नेहा खुले मन से YouTube पर खाने बनाने की रेसिपी शेयर किया करती और लोगों को खाना बनाना सिखाया करती। धीरे धीरे नेहा का चैनल बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है और कुछ ही समय में नेहा के वीडियोस पर बहुत अच्छे व्यूज आने लगते हैं, जिस वजह से वो YouTube से बहुत अच्छे पैसे कमाने लगती है। धीरे धीरे नेहा अपने और भी अलग अलग चैनल बना लेती है। अब लोग नेहा को जानने लगते हैं और उसके हर वीडियोस को पसंद करते हैं। आर्या एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसके पास रहने के लिए सिर्फ एक झोपड़ी और 15 साल की बिटिया थी, जिसका नाम रीना था। रीना दिखने में तो काफी सुंदर थी और गरीब थी, इसलिए हर कोई रीना को बुरी नजर से देखा करता था। हरिया को हमेशा अपनी बेटी की चिंता सताती रहती थी। हरिया अपने घर को चलाने के लिए मजदूरी का काम किया करता था। ऐसे ही एक दिन हरिया की तबीयत खराब हो जाती है। बुढ़ापे में अब हरिया से ज्यादा काम नहीं होता था, इसलिए उसकी तबीयत आए दिन खराब रहती थी। ऐसे ही एक दिन हरिया के घर में एक आदमी आता है और वे हरिया से बोलता है, अरे हरिया, तू एक हफ्ते से काम पर नहीं जा रहा है। सेठ जी बहुत गुस्सा हो रहे हैं। कह रहे हैं अगर तू आज काम पर नहीं आया और तेरी वजह से उनका काम रुक गया तो वो तुझे हमेशा हमेशा के लिए काम पर से निकाल देंगे, और जो तेरे बाकी के पैसे हैं वो भी भूल जा। इसलिए तुझे यहाँ पर संदेश देने के लिए आया हूँ मैं कि आज किसी तरह से उनका काम खत्म करवा दे, वरना सेठ तुझे काम से निकाल देगा। अरे भाई, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। घर में इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपना इलाज करवा पाऊं। मेरा काम था बताना, बाकी तेरी मर्जी कि तुझे क्या करना है। मुझे यहाँ बस संदेशा पहुँचाने के लिए भेजा गया था। इतना बोलकर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी रीना हरिया के पास आती है और हरिया से कहती है, बापू, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं आपकी जगह काम कर लेती हूँ। और आपको तो पता है ना कि घर में पैसे भी खत्म हो गए हैं। आखिर कब तक इस तरह से घर चलेगा? और आप ना मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं घर का काम करके समय से मजदूरी करने के लिए चली जाऊंगी। इससे सेठ का काम भी नहीं रुकेगा, सेठ का काम भी बन जाएगा और हमारा काम भी बन जाएगा। अरे नहीं मेरी बच्ची, तू अभी बहुत छोटी है और मैं नहीं चाहता कि तू इतनी सी छोटी उम्र में ये मेहनत मजदूरी का काम करे। मुझे गुस्सा आता है अब खुद पर और अपनी इस लाचारी पर। घर में जवान बेटी है और मैं अपनी बेटी को एक अच्छी परवरिश नहीं दे पा रहा हूँ, इसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है बाबू, आप मेरे लिए बहुत करते हैं और जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। यहाँ बीमार पड़े हैं
अगर आपकी जगह मैं बीमार पड़ जाती तो आप भी यही करते ना। इसलिए आप जब ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं मेहनत मजदूरी करूंगी और आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं बड़ी हो रही हूँ, सारी चीजें अपने आप संभाल सकती हूँ। सेठ का संदेश और रीना की बातें सुनने के बाद हरिया उसे मजदूरी करने के लिए भेज देता है। रीना मजदूरी करने के लिए सेठ के पास जाती है। सेठ रीना को बार बार देख रहा था और मन ही मन मुस्कुराता हुआ अपने मन में कहता है, अरे मुझे नहीं पता था कि वो निकम्मा हरिया इतने काम का आदमी है। उसके पास इतनी सुंदर और कच्ची कली बेटिया है। सच में इस पर तो मेरा दिल आ गया है। इससे मजदूरी नहीं बल्कि कोई और काम करवा लूंगा। सेठ भूखा लोमड़ी की तरह रीना को देख रहा था। तभी रीना सेठ से बोलती है, सेठ जी आप कहाँ खो गए? दरअसल मेरे पिताजी अभी बीमार है तो वे काम करने के लिए नहीं आ सकते, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो बताइए क्या काम करना है? अरे तुम मेहनत मजदूरी का काम कैसे कर पाओगी? एक काम करो, तुम मेरे घर चलो, वहाँ पर थोड़ा रसोई का काम पड़ा हुआ है, वो कर दो। थोड़े बर्तन वगैरह है, उसे साफ कर दो, वही बहुत है। रीना बहुत मासूम थी। सेठ के मन में क्या चल रहा है वह इस बात से पूरी तरह से अनजान थी। वह सेठ के घर बर्तन धोने के लिए चली जाती है। सेठ के घर पर कोई नहीं था। सेठ मौका देखकर रसोई में आता है और रीना को पीछे से पकड़ लेता है और उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। रीना बुरी तरह से डर जाती है और वह किसी तरह से खुद को बचाने की कोशिश करती है और ये रोते हुए कहती है, सेठ जी मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की क्या जरूरत है, मैं तुझे पैसे दूंगा। रीना को कुछ समझ नहीं आता। तभी उसका हाथ बेलन के ऊपर जाता है। रीना बेलन को उठाकर सेठ के सर पर मार देती है। उससे उसके सर पर खून निकलने लगता है और रीना मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है और घर आकर हरिया को सारी बातें बताती है। जिसके बाद हरिया कहता है, अब से तुझे कहीं नहीं जाना होगा, जो होगा जैसा होगा मैं ही अकेले संभाल लूंगा। मैं गरीब हूँ, बुरा हो चुका हूँ, लाचार हूँ, आखिर किस किस से लड़ूंगा तेरे लिए। इसलिए घर के अंदर रह और मौका देखकर मैं तेरी शादी कर दूंगा। ऐसे ही अगले दिन सेठ हरिया के घर जाता है और हरिया को कहता है, देख हरिया, मैं यहाँ तुझसे लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया हूँ, कोई शिकायत करने नहीं आया हूँ। तेरी बेटी ने बेलन से मेरा सर फोड़ दिया, इसकी शिकायत भी करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं बस इतना कहने के लिए आया हूँ कि मुझे तेरी बेटी बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तुझे तो पता है ना कि मैं कितना अमीर हूँ, पैसों की कोई कमी नहीं है। तू भी गरीब है, आज नहीं तो कल तू मर जाएगा, तब तेरी बेटी का क्या होगा? इस दुनिया में बहुत सी ऐसी नजरें हैं जो तेरी बेटी को नोच खाएंगी, इसलिए भलाई इसी में कि अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दे। सेठ की बात सुनकर हरिया शांत हो जाता है। उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लगती है। वह सोचने लगता है कि अगर बीमारी से वह मर जाए तो उसकी बेटी का क्या होगा। इसलिए ना चाहते हुए भी हरिया अपनी बेटी की शादी सेठ से करवाने के लिए तैयार हो जाता है। सेठ खूब सारे पैसे और शगुन वहाँ पर रख कर चला जाता है। जब ये बात रीना को पता चलती है तो रीना अपने पिताजी से रोते हुए कहती है, बापू मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि जिस इंसान ने मेरे साथ गलत करने का सोचा, आप उस इंसान के साथ मेरी शादी करवाने के लिए सोच रहे हैं। अभी तो मैं सिर्फ 15 साल की हूँ, मैं बड़ी भी नहीं हुई हूँ, शादी क्या है मुझे ये भी नहीं पता, और आप मुझे गरीबी की चादर ओढ़े महज 15 साल की उम्र में मेरी शादी करवा रहे हो। तो क्या करूं, तुझे ऐसे ही छोड़ दूं ताकि सेठ की तरह कोई और आए और वो मौके का फायदा उठाकर चला जाए? सेठ इस गांव का सबसे अमीर आदमी है, तेरी शादी अगर उससे हो गई तो तू बहुत खुश रहेगी। गांव का कोई आदमी तेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देख पाएगा, क्योंकि तब तू सेठ की घरवाली कहलाएगी। हरिया किसी तरह से रीना को डरा धमका कर शादी के लिए तैयार कर लेता है। 2 दिन बाद रीना की बारात आने वाली थी। हर तरफ खुशियों का माहौल था, सभी रिश्तेदार घर आ चुके थे। रीना मौका देखकर घर से भाग जाती है। वह किसी तरह से एक एनजीओ में पहुंच जाती है, जहां पर एक एनजीओ चलाने वाली सहायकर्ता जिसका नाम आशा था, उसे वह सारी बातें बताती है। आशा अपने साथ महिला आयोग को लेकर और पुलिस को लेकर हरिया के घर जाती है और सेठ को गिरफ्तार करवा लेती है। रीना की बहादुरी से रीना की जिंदगी बच जाती है
और वे महिला आयोग में एनजीओ के साथ जुड़कर सिलाई, कढ़ाई और बहुत सारी चीजें सीखने लगती है जो उसे भविष्य में काम आती